बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, फरवाज एनबी न्यूज़ के प्लेटफॉर्म से मैं आपका मेज़बान नवाज़ भुट्टो आपकी खिदमत में हाजिर। आज बिलाखिर वो घड़ी आ ही गई जिसका शिद्दत से इंतज़ार था। यानी आज 11 जनवरी है और आज लाहौर हाई कोर्ट ने परवेज़ इलाही की किस्मत का फैसला करना है। यानी वो वज़ीर आला रहते हैं या नहीं रहते हैं, लेकिन इस वक्त जो चमेगोयाँ की जा रही हैं उसमें मतलब ऐसी तवक्को ज़ाहिर की जा रही है कि जैसे फैसला आज हो जाएगा और आज ही जो है वो इसको रवाना कर दिया जाएगा। इसमें कोई शक नहीं है कि जो गवर्नमेंट ने कमेटी बनाई है उसका मतलब बुनियादी तौर पर यही होगा कि वो अदालत पर दबाव डालेंगे कि किसी भी तरीके से आज ही जो है वो अदालत परवेज़ इलाही को जो है वो वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लेने के लिए कहे। ताहम जो डी नोटिफाई करने का मामला है उसको अदालत यकीनन सस्पेंड कर देगी। नाज़रीन, 18 दिन गुजर गए, एतमाद का वोट परवेज़ इलाही ने नहीं लिया, जबकि अदालत ने जो पंचायती फैसला सुनाया था, यानी दामाद का फैसला जो सुनाया था, उसके मुताबिक 18 दिन की मोहलत वज़ीर आला को दी गई थी और उसमें कहा गया था कि वो चाहें तो इस दौरान एतमाद का वोट ले सकते हैं। लेकिन परवेज़ इलाही ने एतमाद का वोट नहीं लिया। उसकी बुनियादी वजह ये थी कि परवेज़ इलाही मेजॉरिटी खो चुके हैं। यानी आइन के आर्टिकल 130 की सब सेक्शन 7 के तहत जो गवर्नर ने इनको लेटर अरसाल किया था एतमाद का वोट लेने के लिए, तो उसके मुताबिक अब परवेज़ इलाही को एतमाद का वोट लेना ही पड़ेगा, चाहे कितना ही क्यों ना भागें। नाज़रीन, बीच में आप देख रहे होंगे कि एक अजीब सी कैफियत थी, क्योंकि उस वक्त सूरत हाल ये थी कि पीडीएम के पास भी नंबर पूरे नहीं थे और पीटीआई के पास भी नंबर पूरे नहीं थे। ऐसी सूरत हाल में पीडीएम भी कनी कतरा रही थी और हुकूमत भी कनी कतरा रही थी। लेकिन इस वक्त जो सिचुएशन है वो ये है कि अपोजिशन और इमरान खान एक पेज पर आ गए हैं और परवेज़ इलाही यानी काफ लीग और उसके 9 वोट, यानी परवेज़ इलाही और उसके 9 वोट जो हैं वो एक तरफ हो गए हैं। अब इसके अलावा जो इशू है, इमरान खान ये चाहते हैं कि परवेज़ इलाही एतमाद का वोट लें, यानी वो वोट लें मेरी मर्जी से और फिर मेरी ही मर्जी से असेंबली तहलील कर दें। लेकिन यकीनन परवेज़ इलाही एक ज़ीरक सियासतदान है, एक बहुत सीनियर सियासतदान है और वो सियासी दाव पेच खेलना जानता है और परवेज़ इलाही ने पिछले 18 दिनों में काम उतार दिया पीटीआई का, काम उतार दिया पंजाब के ख़जाने का और काम उतार दिया पंजाब के जो डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स से उनका। तो इस वक्त अक्सर दोस्त ये तवक्को कर रहे हैं कि आज हाई कोर्ट की तरफ से कोई बहुत बड़ा फैसला आएगा। मतलब मुमकिन है, इसको हम मुमकिनात में रखते हैं कि मुमकिन है कि अदालत फ़िलहाल परवेज़ इलाही को कहे कि भाई आप एतमाद का वोट लें, या आज लें, कल लें, या हफ्ते के बाद लें, या 3 दिनों के बाद लें। मतलब या फिर ये है कि कोई टाइम फ्रेम ही ना रखे। और क्योंकि जहाँ चालाकी ये की गई है कि जो पंजाब असेंबली का इजलास है वो प्रोरोग ही नहीं किया जा रहा, उसको तो कंटिन्यू किया हुआ है। तो अब यहाँ पर थोड़ा सा कॉन्स्टिट्यूशनल इश्यूज क्रिएट हो सकते हैं और यकीनन स्पीकर सिप्तैन खान इस इश्यूज को, यानी इन इश्यूज की बुनियाद पर कोई ना कोई चालाकी करने की कोशिश करेगा। और ये भी ऐन मुमकिन है कि गवर्नर के लेटर की बुनियाद पर स्पीकर की तरफ से जो रूलिंग दी गई थी उस रूलिंग को भी सुप्रीम कोर्ट जो है वो कलअदम करार दे दे। ताहम वज़ीर आला, यानी उस वक्त के वज़ीर आला, यानी अभी उस वक्त के ही हो गए, यानी वज़ीर आला परवेज़ इलाही को जो डी नोटिफाई किया गया था गवर्नर की तरफ से, उस लेटर को भी जो है वो नल एंड वाइड करार दे दे। लेकिन इसके बावजूद जो फैसला आना है वो आइन के आर्टिकल 130 की सब सेक्शन 7 के तहत ही आना है। और आइन के आर्टिकल 130 की सब सेक्शन 7 क्या है उससे मुतालिक मैंने आपको कल तफसील से आगाह किया था और इस वक्त भी आपकी स्क्रीन पर ये मौजूद है कि सब सेक्शन 7 क्या कहती है और गवर्नर को कहाँ तक, कब तक और कितना अख्तियार हासिल है। तो इसके अलावा नाज़रीन, जब गवर्नर इस तरह का लेटर लिख देता है आइन के आर्टिकल 130 की सब सेक्शन 7 के तहत, तो फिर वज़ीर आला पर बाइंडिंग होता है कि वो एतमाद का वोट ले। कुछ भी करे वो फरार अख्तियार नहीं कर सकता, आइन उनको फरार अख्तियार करने का रास्ता फराहम ही नहीं करता। तो असल में इशू जो था वो ये था, जहां जहां पर इनको खेलना था परवेज़ इलाही को,
वहां पर ये खेल गए, जहां जहां से इनको कमाना था वहां से इन्होंने कमा लिया। अभी आपने सुना होगा कि यहाँ 3000 अरब रुपए की करप्शन के मामला सामने आ रहे हैं, और खुद इमरान खान ने भी परवेज इलाही पर खरबों रुपए की करप्शन का इल्जाम आयद किया है। और लाहौर डेवलपमेंट लाहौर का जो डेवलपमेंट प्रोजेक्ट है, अपना प्लान है, लाहौर डेवलपमेंट प्लान जो है, उस पर भी अदालत ने स्टे दे दिया है। अब उस पे जो इन्वेस्टमेंट की गई थी, अब उस इन्वेस्टमेंट का क्या होगा? यकीनन पैसे तो तकरीबन सारे लेकर मोहनिस इलाही रफू चक्कर हो चुका, बाकी बच गई चौधरी खानदान की खवातीन। अब वो FIA के रगड़े में, और जो फ्रंटमैन थे मोहनिस इलाही के और परवेज इलाही के, अब सिर्फ वो रगड़े में है। नाजरीन, इस वक्त जिस तरह के मैंने आपसे कहा कि मतलब मामला पहले दोनों तरफ से उलझे हुए थे, और अगर आज भी जो है वो यकीनन इस वक्त तक अगर हम बात करें तो इमरान का अपना हिज़्ब इख्तिलाफ यानी हुकूमत के पास, यानी PTI के 45 से ज़ायद अरकान असेंबली ऐसे हैं जो परवेज इलाही को एतमाद का वोट नहीं देंगे, और वो गुम हो जाएंगे, या फिर जिस दिन वोट ऑफ कॉन्फिडेंस होगा उस दिन नहीं आएंगे। ये 40 या 45 का फिगर मैं डर डर के बता रहा हूँ। मेरी जो इतलात है उसके मुताबिक ये फिगर मोर देन 80 है, 80 से ज़ायद। और उनमें से इसके अलावा काफ लीग के भी 3 से 4 अरकान असेंबली ऐसे हैं जो परवेज इलाही को वोट नहीं देंगे। तो ऐसी सूरत हाल में यकीनन परवेज इलाही ऑकवर्ड पोजीशन पर आ गए हैं, और इसके अलावा परवेज इलाही के अलावा जो ऑकवर्ड पोजीशन पे आए हैं वो हैं इमरान खान। यकीनन आज अदालत में दलाइल दिए जाएंगे, आज हुकूमत की तरफ से, अटॉर्नी जनरल की तरफ से भी दलाइल दिए जाएंगे, और यकीनन मामले को तूल देने की कोशिश की जाएगी और मामले को खींचने की कोशिश की जाएगी। लेकिन हुकूमती टीम की जो प्लानिंग है उसके मुताबिक कि उनको खींचने का मौका फराहम नहीं किया जाना चाहिए। तो आज देखना ये है कि अदालत किस तरह का फैसला देती है। अदालत फेस दे करके सुनती है या फिर अदालत आइन देकर सुनती है। इसके अलावा नाजरीन, आज आप कल से ये सुन रहे होंगे कि जो मामला चल रहे हैं इसके अपना जनरल बाजवा के, तो जनरल बाजवा के हवाले से ये भी चीज़ें सामने आई हैं कि फराह गोगी को जनरल बाजवा की मर्जी से पाकिस्तान से बाहर निकाला गया। यानी कमाल है कि फराह गोगी, जनरल बाजवा जानते थे कि उसने पंजाब में संगीन करप्शन की है, और वो खुद उस करप्शन की इमरान खान के सामने निशानदेही करते रहे। ताहम जब वक्त आया तो उस वक्त जनरल बाजवा ने फराह गोगी को वहां से जो है वो रवाना कर दिया। इसके अलावा नाजरीन, आपने आज ये भी सुना होगा कि एक सहाफ़ी ने यानी जावेद चौधरी ने जनरल बाजवा से 6 घंटे तवील मुलाकात की। उसके बाद उसने अलीम खान से मुलाकात की 3 घंटे की। अब जनरल बाजवा से मिलने के बाद अलीम खान से 3 घंटे मिलने का असल सबब क्या था? यानी जनरल बाजवा की जो है वो डायरेक्शन पे या डायरेक्टिव्स पे या उनके बताए हुए रास्ते पर चलते हुए उनको अलीम खान से मिलने की क्या ज़रूरत पड़ी? जाहिर है कोई ज़रूरत पड़ी होगी, और ज़रूरत ये पड़ी थी कि अलीम खान वाहिद बंदा था जो जनरल बाजवा की तरह तो खुलकर नहीं बोल सकता था। अपना जनरल बाजवा तो खुलकर नहीं बोल सकते थे, ताहम जो है वो अलीम खान खुल के बोल सकता था। तो जब उनसे जो है इस 3 घंटे की मुलाकात में बात की जाती है तो उस दौरान सहाफ़ी उनसे सवाल करता है कि 4 साल इस मुल्क में किसकी हुकूमत थी? तो वो बड़ी मासूमियत से जवाब देते हैं कि इस मुल्क में जो है वो पिंकी की, फराह गोगी और जनरल फैज़ हमीद और एक बिजनेसमैन, यानी अपना सीधी बात है कि एक बिजनेसमैन कौन था? वो आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं कि मलिक रियाज के अलावा और कोई नहीं था। अलीम खान ने कहा कि जी एक बार मैं, इमरान खान और जहांगीर तरीन गाड़ी में जा रहे थे, तो रास्ते में जो है वो, मैं सीधा सी बातें आपको बता रहा हूँ, रास्ते में इमरान खान ने कहा कि मुझे जो है वो ऐसे 10 अफराद की, करप्ट तरीन अफराद की फहरिस्त दे दें जिनको मैं इक़्तिदार में आते ही पहले फांसी दूंगा, ताकि हमारा जो इंसाफ का जो स्लोगन है या जो हमारा इंसाफ का नारा है वो उसमें जान आए। उन्होंने कहा कि मैंने जब उनको 10 करप्ट तरीन लोगों की फहरिस्त फराहम कर दी तो इक़्तिदार में आने के बाद सबसे पहले जो टॉप ऑफ द लिस्ट थे वो थे मलिक रियाज, और इमरान खान ने मलिक रियाज से दोस्ती कर ली। और फिर मलिक रियाज, जिसने कभी शौकत खाना में अस्पताल को
کبھی بھی انہوں نے ڈونیشن نہیں دیا تھا، بھر بھر کے ڈونیشن دینے لگے، اور اس کے بعد پھر ایسا بھی ہم نے دیکھا کہ اسی ملک ریاض کو 50 ارب روپے بھی جو لندن سے آئے وہ بھی دے دیے گئے۔ پھر القادر یونیورسٹی ہے یا کون سی ہے، اس کے حوالے سے بھی جو ہے وہ ان کو القادر یونیورسٹی، اس کے حوالے سے بھی ملک ریاض زمین دے دیتے ہیں، اور پنکی پیرنی کو ہیروں کے جواہرات کے ہار انگوٹھیاں بھی فراہم کرتے ہیں، ان کے بیٹوں کو ویگو اور لینڈ کروزر ٹائپ کی گاڑیاں بھی فراہم کرتے ہیں، اور ان کے اکاؤنٹس میں کروڑوں اربوں روپے بھی جمع کرواتے ہیں۔ تو بہرحال ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے مطلب ایک اندھیر نگری مچی ہوئی ہو، اور پھر بھی یہ عمران خان کہتا ہے کہ میرے کنٹرول میں کچھ نہیں تھا، سب کچھ اسی کے کنٹرول میں تھا، اور آج پاکستان جس بدترین معاشی صورتحال سے دوچار ہے اس کا بنیادی سبب بھی یہی عمران خان ہی ہے۔ تو ناظرین، آج یہ توقع کم رکھی جائے کہ آج ہائی کورٹ کوئی اپنا لاہور ہائی کورٹ کوئی بڑا فیصلہ سنا سکتی ہے، یا پھر ممکن ہے کہ لاہور ہائی کورٹ کوئی ایسا فیصلہ سنا دے کہ جس سے دونوں فریقین کے درمیان تناؤ تھوڑا سا کم ہو، اور اگر عدالت نے کوئی ایسا متنازع فیصلہ سنا دیا تو پھر گورنر راج کے امکانات کو مسترد نہیں کیا جا سکتا، اور پھر اس کے بعد گورنر راج کو ظاہر ہے کہ اس کا اپنا ایک کانسٹیٹیوشنل پروسیجر ہے، اور پھر اس پروسیجر سے گزارا جائے گا۔ لیکن یہ قوی امکان ہے کہ عمران خان اپنا پنجاب کا مورچہ کھو چکے، اور گزشتہ روز ہی پرویز الہی نے ان سے کہا تھا کہ وہ بجائے اس کے کہ لاہور میں رہیں، اب لاہور ان کے لیے غیر محفوظ ہو گیا ہے، ان کو چاہیے کہ وہ فوری طور پر یہاں سے شفٹ ہو کر خیبر پختونخوا چلے جائیں، کیونکہ کل پرسوں ترسوں کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ اور یہاں تک کہا کہ میرے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں تو شاید بعد میں لگیں، لیکن آپ کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں سب سے پہلے لگیں گی۔ ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ آج ایم کیو ایم کی طرف سے الیکشن کمیشن کے باہر ایک احتجاجی کال دی گئی ہے، ایم کیو ایم کے تمام جو گروپس سے وہ سارے یکجا ہو گئے ہیں، یعنی سارے جو کل تک دہشت گرد، کرمنل اور لینڈ گریبر، چائنا کٹر تھے، وہ سارے اب حاجی نیک نمازی ہو کے اور ڈرائی کلین ہو کے اب نکل کے صاف ہو کے آ چکے ہیں۔ آج وہ الیکشن کمیشن یعنی ایک آئینی ادارے کے سامنے بھرپور احتجاج کریں گے، اور انہیں یہ بھرپور احتجاج فراہم کرنے کا جو موقع فراہم کیا ہے وہ کیا ہے گورنر سندھ کامران ٹیسوری نے۔ یعنی کامران ٹیسوری نے اپنے آئینی اختیارات، نہ صرف آئینی اختیارات بلکہ کامران ٹیسوری نے جو آئینی جو ایک بلڈنگ ہے یعنی گورنر ہاؤس ہے، اس میں بیٹھ کر یہ ساری کانسپیریسی گھڑی، اور سب کو لسانیت کو پروان چڑھانے کے لیے تمام لسانی جماعتوں کو یکجا کیا، اور اب تمام لسانی جماعتیں ایک ہو گئی ہیں۔ آنے والا وقت کراچی کے لیے اچھا نہیں ہے، اور اس کو ہم کسی صورت اچھا نہیں کہہ سکتے، اور آنے والے دنوں میں آپ کو اندازہ ہوگا کہ کامران ٹیسوری نے کراچی میں جو گیم کھیلی ہے اس کے نتائج کس کس حد تک سنگین ہوں گے اور بھگتنے پڑیں گے۔ تو ناظرین، اس وقت جس طرح میں نے کہا کہ سندھ اس وقت عجیب سچویشن سے گزر رہی ہے، کل تک جو ایک دوسرے کو دہشت گرد، قاتل، منی لانڈرر اور پتہ نہیں ملک دشمن، راک ایجنٹ، اور راک ایجنٹ تو خیر رہے ہیں نا، را ان کو فائنانس کرتا رہا ہے، اور ایک طویل عرصے تک را ان کو فائنانس کرتا رہا ہے، ایک طویل عرصے تک را ان کو ان کی تربیت کرتا رہا ہے، طویل عرصے تک را ان کو پروٹیکٹ کرتا رہا ہے، اور ہر لحاظ سے پروٹیکٹ کیا ہے را نے ان کو، اور نہ صرف را نے بلکہ اگر میں کڑوا سچ بولنے پہ آؤں تو پھر سی آئی اے نے بھی اپنا حصہ اس میں ڈالا، اور اس طرح پھر بہت ساری چیزیں ہیں اور بہت سارے حقائق کھلنے پہ آئیں تو ایک تباہی مچ جائے گی۔ تو بہرحال اس وقت اپنا جو بنیادی موضوع تھا وہ تھا لاہور ہائی کورٹ۔ تو لاہور ہائی کورٹ آج کسی بھی قسم کا فیصلہ سنا سکتی ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ جس طرح لاہور ہائی کورٹ اس وقت دباؤ میں ہے، کیونکہ پچھلا فیصلہ جو انہوں نے پنچایتی فیصلہ سنایا تھا اس پر لاہور ہائی کورٹ پر شدید تنقید کی گئی، اور چیف جسٹس پر شدید تنقید کی گئی، کیونکہ ان کے داماد اس کابینہ کا حصہ تھے۔ اب یہ کہا گیا کہ جی یہ جو فیصلہ آیا ہے یہ آئین کے مطابق نہیں بلکہ داماد کے مطابق فیصلہ آیا ہے، اور آج بھی ہم نے یہی دیکھنا ہے کہ عدالت آئین کے مطابق فیصلہ کرتی ہے یا پھر داماد کے مطابق فیصلہ کرتی ہے۔ اب یہ کوئی نہ سمجھے کہ آج ہی سب کچھ ہو جائے گا، ممکن ہے کہ عدالت ایک لمبی ڈیٹ دے دے، ممکن ہے کہ مطلب کوئی ایسا مشاورتی یا کوئی درمیانی راستہ نکالنے کی کوشش کرے، کیونکہ عدالت آئین کے مطابق اگر چلتی ہے
تو پھر عدالت کو پہلے دن ہی سارا معاملہ کلیئر تھا، آئین کے آرٹیکل 130 سب سیکشن 7 کے تحت سب کچھ کلیئر تھا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ عدالت نے آئین کو پس پشت ڈال دیا تھا، اور آج بھی اگر عدالت نے آئین کو پس پشت ڈالا تو پھر پنجاب کی صورتحال مزید کشیدہ ہو جائے گی۔ ناظرین، اسی کے ساتھ ہی اپنے میزبان نواز بھٹو کو دیجیے اجازت۔ فی امان اللہ۔